खास ज्योतिषीय विषयमाला कार्यक्रम। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या बढ़ते सैन्य तनाव, मिसाइल हमले और परमाणु हथियारों की धमाके किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का संकेत है? मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और दूसरे देशों के बीच लगातार तनातनी है। रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचता मोर्चा, एशिया और यूरोप में बदलते समीकरण, इन सब के बीच एक सवाल पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई देने लगी है? ज्योतिषी और भविष्यवाणियों की दुनिया में भी इस विषय पर अलग अलग राजशुमारी है, अलग अलग दावे हैं। कुछ भविष्यवक्ता ग्रहों की विशेष परिस्थितियों, स्थितियों और पोजीशन को वैश्विक उथल पुथल से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे केवल बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत मानते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि वर्तमान वैश्विक तनाव को लेकर ज्योतिषीय संकेतों की क्या व्याख्या है। क्या आने वाले वक्त में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है, या फिर कूटनीति दुनिया को एक बड़े संकट से बचा लेगी? क्या ग्रहों का गोचर किसी निर्णायक मोड़ की ओर इशारा कर रहा है, या ये केवल आशंकाओं का दौर है? आखिर कब तक, जी हां, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और दुनिया सचमुच तीसरे विश्व युद्ध के मोर्चे पर किस तरह से तैयार रहेगी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कब से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर और सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, स्वागत कीजिए। जी हाँ, मेरे साथ शिवांगी निर्भय जी हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं। इसके अलावा मेरे साथ अपर्णा शर्मा जी भी हैं, आप भी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो ट्राइलेटरल वॉर है वो चल ही रहा है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारा स्ट्रेस है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को मारना शुरू कर दिया है। इधर यूक्रेन और रशिया बहुत वक्त से युद्ध में मुब्तला हैं, शामिल हैं। ये सिचुएशन क्या वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो क्रिएट कर रही है? सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, अमित जी आपको, अपर्णा जी आपको राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत और शुभ सोमवार। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि स्थितियाँ जो बन रही हैं ग्रह नक्षत्रों के इस तरफ इशारा दे रही हैं, क्योंकि जैसे शनिदेव हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन में जब शनिदेव आए हैं, इतिहास में भी ऐसा बताया गया है, जब रिसर्च के दौरान ये चीज़ें निकली थी कि महाभारत कालीन युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, या फिर 1857 का जो संग्राम हुआ था वो हो, सारी चीज़ों को जब हमने स्टडी किया तो ये चीज़ें निकल कर आई कि वहाँ पर भी शनिदेव का जो गोचर था वो मीन राशि में था, पहली चीज़। दूसरा, अभी राहु का जो परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में, तो ये भी मंगल का ही नक्षत्र है। कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना, तो अगर एक परसेप्शन से देखूं तो अंगारक योग का भी निर्माण करता है। तो ये भी इस तरफ इशारा दे रहा है कि युद्ध जैसे हालात बनेंगे, युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है, तो पाकिस्तान के भी ग्रह नक्षत्रों को देखूं, गोचर को देखूं, या उसकी कुंडली को बात करूं, तो ये स्थितियां दिख रही हैं। यहाँ पर विश्व युद्ध से पहले बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान अलग होगा, फिर सिंध अलग होगा, इस तरीके की चीजें पाकिस्तान के चार्ट में भी दिख रही हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव वहां पर सप्तम भाव में जो जुपिटर है, तो सप्तम भाव का जुपिटर हमेशा वहां पर विवाद रखता ही है, और पार्टनर हाउस होता है वो तो आपसी पड़ोसी देशों से भी विवाद रहता है, उसके खुद के लोग उसके विपक्ष में खड़े हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं उनका जो गोचर हो रहा है वो नीचस्थ राशि में हो रहा है। तो नीचस्थ राशि में जब वो गोचर करेंगे, शुक्रदेव जो होते हैं वो खाड़ी देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो खाड़ी देशों में भी तनाव की स्थितियां पूरी रहेंगी और युद्ध जैसी स्थितियां आगे और बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर मैं अमेरिका के चार्ट की बात करूं, वहां की ग्रह दशाओं की बात करूं, तो चाहे वो ट्रंप की कुंडली की बात हो, वहां के राजनेता की, या अमेरिका की बात हो, तो वो भी स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। अगर हम ग्रहण योग को भी देखें, जो कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, तो वो कर्क राशि में लग रहा है, और जो नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र है। ईरान की कुंडली जो है वो कर्क लग्न की है, तो मुझे ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो मिडिल ईस्ट पे आता हुआ दिख रहा है। और चतुर्थ भाव में पाकिस्तान की कुंडली में कर्क राशि है, तो वहां पर भी इसका पूरा प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो सत्ता है पाकिस्तान की वो परिवर्तित होती हुई दिख रही है, सिंहासन हिलता हुआ दिख रहा है। वहां पर जैन जी जैसे हमारे भारत में अभी हुआ था, नेपाल जैसा भारत में हुआ था, आपके मंच में दिसंबर में ही बताया था, वो स्थितियां बनी, और वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी दिख रहा है। अब मिडिल ईस्ट को, वापस मिडिल ईस्ट पे जाती हूँ, वहां की स्थितियां भी संघर्ष करती हुई दिख रही हैं। बात अगर आपके सवाल पर आती हूँ मैं तृतीय विश्व युद्ध की, तो स्थितियां बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाली हैं। खप्पर योग का निर्माण भी है और 2 ग्रहण योग हैं, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध में अभी समय बाकी है। लेकिन 2 देशों के बीच युद्ध, छोटे छोटे युद्ध, वो चलते रहेंगे। रौद्र संवत्सर है आगे भी, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बताया कि और आने वाले संवत्सर भी अच्छे नहीं हैं, चाहे वो दुर्मति हो, चाहे दुदुम्बी हो, क्रोधन हो, तो ये आगे जाकर ये स्थितियां बनेंगी जब 2027 में
मेष में शनिदेव आ जाएंगे, तब आप देखेंगे पाकिस्तान खंड खंड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी समय खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि प्रभाव बढ़ रहा है। अभी जैसे ईरान, इजराइल और यहाँ अमेरिका का दबदबा हो रहा था, आपस में युद्ध चल रहे थे, वो देखेंगे कि और देश उसमें सम्मिलित हो रहे हैं जैसे ही मीन में शनिदेव जाएंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव जब मकर राशि में आए थे ना, तभी से संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। तो अभी आगे जाकर जो तृतीय विश्व युद्ध की बात है, उसे होने में क्रोधन संवत्सर जो आएगा 2029 के एंड में, वहां जाकर मैं स्थितियां देख रही हूं तृतीय विश्व युद्ध की। लेकिन युद्ध चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे अमित जी। और अभी जो ये समय पीरियड मैं बता रही हूँ, क्योंकि ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर रहता है 3 महीने तक, लेकिन वैसे इसका असर जाएगा फरवरी तक। तो आप देखेंगे स्थितियां हर जगह, चाहे वो हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या विश्व स्तर पे बात करूं, तो स्थितियां बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाली हैं अमित जी। अपर्णा जी, एक बहुत अहम सवाल आता है जब भी हम खबरें देखते हैं वॉर की, तो मन में आशंका यही होती है कि आज अमेरिका, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, उसके बाद उधर यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, फिर जो एशिया सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर चाइना ताइवान की सिचुएशन बनती जा रही है, भारत के साथ भी पाकिस्तान चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हर जो इलाका, अलग अलग जो पार्ट्स और खित्ते हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष और टकराव का हम ये पूरा सिनेरियो रीड करते हैं। भारत की भूमिका कितनी अहम देखती हैं अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है? क्योंकि अमेरिका भी बार बार कहता है भारत की भूमिका को लेकर, मिडिल ईस्ट के भी जो तमाम देश हैं वो भारत की भूमिका को बताते हैं कि अगर भारत बीच बचाव करता है, मीडिएशन करता है, तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो सकती है। अपर्णा जी। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी देखिए, अभी मंगल जो है वो नीच राशि में जाने वाले हैं 18 सितंबर को, और वो 12 नवंबर तक अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो तब ज़्यादा जो है स्थिति खराब होगी। और आप जो बोल रहे हैं भारत का रोल हमेशा से ही विश्व गुरु वाला रहा है। भारत हमेशा चाहता है कि लड़ाई ना हो, समझौता सब में हो। तो भारत की यही भूमिका रहेगी कि भारत अपनी तरफ से सबको चाहेगा कि इनमें समझौता हो जाए और ये युद्ध रुक जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि मोदी जी जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय हैं और भारत भी शांति प्रिय देश है। तो इसीलिए भारत आखिर तक ये कोशिश करेगा समझौता कराने की। लेकिन ऐसा होगा नहीं। 2029 में जो कि हम देख पा रहे हैं ग्रह स्थितियाँ, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब 1939 में हुआ था। तब आप 1939 को यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा 4 नंबर, राहु का नंबर, और 2029 को जोड़ेंगे आप तब भी राहु का ही नंबर आएगा जोड़ने पर, तो 4 नंबर आएगा। तो तब जो है विश्व युद्ध की स्थितियां बनेंगी 4 नंबर जब आएगा। अभी कोई स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन भारत जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई युद्ध बढ़े या युद्ध हो, उसे रोकना ही हमेशा उसकी प्राथमिकता रहेगी। तो भारत का यही रोल रहेगा। बाकी जो ये विश्व युद्ध है, अभी देखिए, अभी 18 तारीख को सितंबर को जब नीच की हो जाएंगे मंगल, तो मंगल जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ेंगे। उस टाइम पर जो हमारे विपक्ष हैं वो दोबारा से और ज़्यादा उग्र वो करेंगे और रोल निभाएंगे, विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। उनका तो काम ही है विरोध करना। लेकिन अभी जो आप देखेंगे प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पर एक और प्रोटेस्ट हो सकता है। युवा जो हमारे देश के युवा हैं वो एक और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उस टाइम पर स्थिति खराब होगी 18 सितंबर से 12 नवंबर तक। और उस टाइम पर क्योंकि नवम पंचम योग बन जाएगा शनि और मंगल का, तो ये जो है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये खराब करेगा स्थितियों को। और जो है आप देखेंगे राहु के साथ भी मंगल का जो है बन जाएगा षडाष्ट योग। तो ये भी जो है रक्तपात होना, बमबारी होना, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलेंगी इस बीच में। तो इस बीच में सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को भी इस टाइम पर जो है वो सक्रिय रहना चाहिए। और अपना जो है आप देखेंगे कि मैंने बताया आपको प्रोटेस्ट होगा, तो दोबारा से प्रोटेस्ट ये युवा करेंगे। और हमारी जो सरकार है उनको किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी मतलब मुद्दे पे, शर्त पे झुकना पड़ेगा अपने इस प्रोटेस्ट के जो भी होगा युवाओं का, तो उनको उनकी नीतियां माननी पड़ेंगी। तो इस टाइम पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। लेकिन अभी विश्व युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। ऐसा लगेगा कि विश्व युद्ध होगा, ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि अभी बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं 2033 तक, तो तब तक तो ये स्थितियाँ बनती रहेंगी। लेकिन 2029 में ही विश्व युद्ध होने की तीसरा वो दिखाई देता है। अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। जी बिल्कुल। शिवांगी, ईरान की अगर बात करें तो ईरान एक ऐसा मुल्क है कि फिदायीन तरीके से बात करता है। जब अमेरिका ने हमले शुरू किए तो ईरान ने कहा कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें अपना बचाव करना है।
हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें अमेरिका को, इजराइल को नुकसान पहुंचाना, और ईरान ने कहा कि जब अति हो जाएगी, जब ये हमले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हम फैसला करेंगे कि हमको किस तरह से अमेरिका या जो बाकी मुल्क खड़े हैं ईरान के खिलाफ, उनके साथ कैसा सलूक करना है, कैसा व्यवहार करना है। लेकिन एक मसला ये भी है कि जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान की हम बात कर लें, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं शिवांगी जी जो मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि ये आतंकवादी इस पूरे सिनेरियो को और ज़्यादा भड़काते हैं। उधर हूती है, हिजबुल्ला है, यमन में लगातार संघर्ष चल रहा है। तो ये आतंकवादियों की भूमिका कितनी अहम है, और ईरान क्या सच में अनकंट्रोल्ड हो जाएगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल, ईरान का चार्ट जो कह रहा है ना, जैसे मैंने बताया कर्क लग्न का है और वहाँ जुपिटर की भी महादशा चल रही है। तो महादशा की अगर मैं बात करूँ और गोचर की बात करूँ तो ईरान, देखिए ईरान को जो समझा जा रहा था कि ये थोड़े दिन भी नहीं टिक पाएगा, जैसे ही वहाँ के नेता गए थे, उनकी डेथ हुई थी, तो लगा था कि अब तो ईरान टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन वो ईरान आखिर तक टिका रहा। तो यहाँ एक चीज़ बिल्कुल दिखाई देती है कि ईरान बिल्कुल झुकने वाला या कमज़ोर पड़ने वाला देश तो है ही नहीं, और उसके चार्ट में ये प्रबलता दिख रही है कि वो झुकेगा नहीं, हटेगा नहीं। आगे भी अगर इस तरह की अमेरिका उसके साथ चीज़ें करता है तो वो बिल्कुल झुकता हुआ, गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, और ईरान की खाड़ी देश में आ रहा है वो भी। तो शुक्र की जो स्थिति को मैं देखूं तो वो शुक्र की स्थिति से भी वो बिल्कुल भी डाउन में जाता हुआ ईरान नहीं दिख रहा है। और इवन मैं ईरान का वापस से युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि ईरान के युद्ध जो होंगे उसमें 14 देश और सम्मिलित होंगे, खाड़ी देश, और ये बड़े स्तर पर जाएगा, लेकिन उसमें अभी समय है। जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल मंगल जब नीचस्थ राशि में आ जाएंगे तो ये स्थितियां बढ़ेंगी, क्योंकि उसी टाइम पर 15 सितंबर से 24 नवंबर के बीच दूसरा खप्पर योग भी बन रहा है, तो वो भी पूरा रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर अभी जो करंट की मैं बात करूँ तो जो मंगल देव हैं वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर अभी देखेंगे, चाहे वो ईरान हो, विश्व पटल की बात कर रही हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऐसे दोहरे आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट जो इल्यूजन क्रिएट करें, जो कि कई जगह ऐसा रहेगा कि विवाद ऐसा हो गया कि वो बाढ़ की वजह से ही हुआ, ऐसी स्थितियाँ बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और जो नेपाल में हुआ, आपके मन से कहा था भारत में होगा, भारत में दिखा, पाकिस्तान में हो रहा है, वो जैसे बांग्लादेश में भी हुआ था, तो वो सारी स्थितियाँ इस तरीके की मुझे कुछ अमेरिका में होती हुई भी दिख रही हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का वो टाइम पीरियड होगा जहां पर मैंने पहले भी आपके साथ कहा था, ऐसा लग रहा है ट्रंप के चार्ट से भी लग रहा है कि स्थितियां बदलेंगी और वहां के युवा सड़कों पर उतरें। अब अगर ईरान का आपका जो प्रश्न था मैं उसी पर आती हूं, तो ईरान के चार्ट में बहुत सशक्तिकरण के साथ ईरान खड़ा रहेगा और आखिर तक डटा रहेगा। और ईरान में ना, मैंने पहले भी बताया था कि एक मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि अभी निर्माण में ही है, पूरी तरीके से वो निर्माण नहीं हुआ है। जिस दिन वो मंदिर बन जाएगा, ईरान जैसे देश में मंदिर का बनना, तो जैसे ही वो मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्योंकि सनातन को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। मंदिर क्या है? ईश्वरीय है ना, देवता हमारे वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। तो सनातन जहाँ जहाँ है, जिस जिस देश में है, वहाँ पर आप देखेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव अभी कर्क राशि में ही हैं, और यहाँ पर कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है। तो यहाँ आप देखेंगे माता शक्ति को, आदि शक्ति को, पराशक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ भी पराशक्ति की ऊर्जा जाएगी वहाँ पर सभी सुरक्षित होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि बात चाहे ईरान की हो, इजराइल की हो, ताइवान की हो, विवाद या संघर्ष होते हुए हर देश में दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण आ रहे हैं ना, 2 दिन 28 को है चंद्र ग्रहण और 12 अगस्त को है सूर्य ग्रहण। तो जो चंद्र ग्रहण होगा वो भी कुंभ राशि में सतविसा नक्षत्र में होगा। तो सतविसा नक्षत्र हीलर है, हीलिंग का नक्षत्र है, तो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुंभ राशि जो है वो रहस्यमयी राशि है। तो आप देखेंगे जो भी कुंभ राशि के देश हैं, चाहे वहाँ के राजा कुंभ राशि, कुंभ लगने वाले हों, या वहाँ का नाम कुंभ राशि से शुरू होता हो, जो मीन राशि के हैं, जिनका अभी आपने देखा भी होगा, जो युद्ध इसमें सम्मिलित थे, वो कहीं ना कहीं उनकी शनि की 7.5 चल रही थी। तो मेष, मीन, कुंभ और कर्क राशि से जुड़े हुए जो भी देश हैं, या वहाँ के चार्ट में वहाँ के राजनेता जो हैं, उनके चार्ट में ये राशियां हैं, तो उन पर ये पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि चतुर्थ भाव में कर्क राशि आ रही है और कर्क राशि में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, पाकिस्तान में संघर्ष सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि चाइना का भी ऐसा हो सकता है जो हमने सोचा नहीं, और वो चीज़ें चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना का जो चार्ट है वो मकर लग्न का चार्ट है, तो वहाँ पर भी मुझे ये स्थितियाँ दिख रही हैं। दूसरे ग्रहण का प्रभाव भी होगा और पहले ग्रहण का प्रभाव भी चाइना पर भी होगा। तो मैं ग्रहण के परसेप्शन से ये बातें कर रही हूँ। अभी आते हुए समय में
जो हमारा आने वाला नवंबर दिसंबर तक की भी मैं बात करूं तो ग्रहण का प्रभाव हो, खप्पर योग का प्रभाव हो या गोचर का प्रभाव हो, क्योंकि शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे सितंबर में। तो वो अभी जो शनि वक्री हुए हैं तो वो 2 नक्षत्रों में वक्री हुए हैं। यहाँ पर अभी वो रेवती में चल रहे हैं, वापस फिर उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो 2 नक्षत्रों में वक्री होना, वो भी लोहे के पाद लेके आए हैं। जो पद होते हैं उनके वो लोहे के हैं। उस दिन धनु राशि का चंद्रमा था। तो ये सारी चीजों को जब कैलकुलेशन हम करते हैं ना अमित जी, तो अभी स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हैं। हाँ, भारत की स्थिति इसलिए प्रबल है कि मंगल की महादशा, चाहे वहां के राजा की कुंडली में मंगल को देखूं तो मंगल चंद्रमा का योग वो बहुत प्रबल है। तो भारत तो विश्वगुरु बनेगा ही, और आने वाले समय में भारत हर देश के साथ खड़ा होगा। संघर्ष भारत को भी देखने को मिलेंगे। जो ग्रहण का प्रभाव है वो भारत में थोड़ा सा आर्थिक जो दृष्टि से कहूं महंगाई बढ़ सकती है, थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, इसके लिए हाई तौबा नहीं करना होगा। जी अपर्णा जी, आज खबर आई कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 250 से ज़्यादा तोपें तैनात कर दी हैं चाइना की मदद से। चाइना ने उसको वो हथियार मुहैया कराए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश, एक ऐसी एंटिटी है जो पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट में हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी प्लान करते रहते हैं। अब तो बांग्लादेश भी है जो चाइना पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा है। तो 3 दुश्मन एक ही जगह पर हैं और 3 फ्रंट वॉर की सिचुएशन बन रही। क्या चाइना एक प्रॉक्सी की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं चाइना का प्रभाव भारत पर और ज़्यादा पड़ता हुआ, या आपको लगता है सिचुएशन ठीक रहेगी? देखिए, आने वाले समय में जो राहु हैं, राहु वैसे भी इल्यूजन फैलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जो राहु हैं वो इल्यूजन फैलाएंगे, और जो दिखाई देगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। और चाइना तो हमेशा से ही करता आया है, पाकिस्तान को आगे करके उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाता आया है। तो चाइना नहीं मानने वाला है, चाइना अभी ये सब करेगा। और जब मंगल अभी नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे 18 सितंबर को, उसके बाद बड़े राजनेताओं को जो है वो सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। उनको खतरा हो सकता है, बड़े देशों के जो राजनेता हैं। और इस टाइम पर जो है राहु अपना खेल पूरा खेलेंगे, और राहु इल्यूजन फैलाकर दिखने नहीं देंगे। जो भी चलेगा, हम जो देख पाएंगे वो होगा नहीं, पिक्चर कुछ और ही होगी। तो ये अभी खेल होने वाला है। और चाइना जो है वो अपनी हरकतों से नहीं मानेगा, वो बिल्कुल पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान ये सब अभी करता रहेगा। जबकि पाकिस्तान आप देखेंगे मुंह की खा चुका है पहले ही, भारत उसको अपना सब कुछ दिखा भी चुका है, और वो ये जानता भी है कि भारत से वो नहीं जीतने वाला है। तब भी चाइना, लेकिन चाइना इस्तेमाल करेगा तो वो सोचेगा कि एक इतनी बड़ी सुपर पावर हमारे साथ है, एक शक्ति हमारे साथ है, तो वो अभी ये सब करता रहेगा, और वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा जो स्थितियाँ बनेंगी। और आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी आपको, लेकिन होगा नहीं युद्ध। लेकिन बार बार ऐसा लगेगा कि युद्ध होने वाला है। जो भी ग्रह स्थितियां है, अभी जो शनि है आप देखेंगे वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री चल रहे हैं। तो वक्री शनि जो है, जब तक वक्री है शनि तब तक तो ऐसा कोई युद्ध नहीं होने वाला है, ये जो आपने बोला वर्ल्ड वॉर 3, और तब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं मतलब मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है ग्रहों को देखते हुए। लेकिन आने वाले टाइम में स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन भारत को इतना नुकसान नहीं होगा उसका, इन स्थितियों का, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि धर्म कर्म होता आया है, और अभी भी श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। तो हम अगर भोलेनाथ की शरण लेते हैं तो हमें वैसे भी जो है बचाव मिलेगा, और हमें इस टाइम पर जो है महामृत्युंजय के पाठ जरूर करने चाहिए, जिससे कि भारत और ज़्यादा आगे जाके सिक्योर हो सके और इन सब स्थितियों से जल्दी से बाहर निकल सके। जी जी, शिवांगी जी, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। पाकिस्तान और भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जैसी स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ईरान, मिडिल ईस्ट सभी देशों से है? बिल्कुल अमित जी, मैंने आपके साथ पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि वो करेगा, घुसपैठ हुई भी और लगातार हो रही है, और घुसपैठ करेगा लेकिन कामयाब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, उसकी मेष लग्न की है, और दोनों की लग्न को देखूं मैं, और जब वो स्थिर लग्न है वो चर लग्न है, तो वहाँ पर जब मैं देखती हूँ ना तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि भारत का चार्ट प्रबल है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात लगातार मैं 2024 से कहती आ रही हूँ, और वो अब भी कहूँगी आपके मंच के माध्यम से, कि मुझे एलओसी भारत में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा या जो भी है, क्योंकि वो जरूर भारत का हिस्सा है और भारत में आएगा। जब ये पाकिस्तान खंड खंड होना स्टार्ट हो रहा है ना, तो भारत का हिस्सा भी जो अधिकृत कश्मीर है वो वापस भारत में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2027 में बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ,
हो सकता है कैलकुलेशन आगे पीछे हो, लेकिन 27 मई 27 का कैलकुलेशन मेरा 2 साल पहले का है कि वो टाइम पीरियड होगा ग्रह दशाओं के आधार पर जब एलओसी भारत में आ जाए, क्योंकि वो स्थितियां उस टाइम पर इतनी पीक में जाएंगी। जो मैंने दुर्मति कहा है, जो पाकिस्तान है उसकी दुर्मति होगी उस संवत्सर में, और दुर्मति के कारण वो ऐसे अपराध करेगा, ऐसी चीजें करेगा कि फिर यहाँ के राजा उसको नहीं छोड़ेंगे। आपने जो बात करी, बिल्कुल सिंदूर ऑपरेशन मुझे होता हुआ वापस से दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीजें होंगी। भारत चुप बैठने वाला कभी नहीं है, कभी नहीं बैठा है, अपनी तरफ से वो कोई प्रहार नहीं करता है, लेकिन अगर उस पर प्रहार होगा तो वो चुप भी नहीं बैठता है। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे बिल्कुल होती हुई आगे आगामी भविष्य में दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका, अपर्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, आज फिलहाल इतना हमारे ज्योतिषी कार्यक्रम में, लेकिन बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करना जरूरी है। जी हाँ, भिवंडी से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के जहां टीटी पेपर लीक